Hello students, this is video number 7 of Geometrical Optics and the topic is Introduction to Spherical Mirrors. अब इंट्रोडक्शन टू स्फेरिकल मिरर्स हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर प्लेन मिरर्स को छोड़ के अब हम स्फेरिकल मिरर्स की तरफ चलेंगे। और स्फेरिकल मिरर को पहले समझते हैं कि ये मिरर है क्या। तो सबसे पहली बात तो आपने ये समझनी है कि स्फेरिकल मिरर को क्रिएट करने के लिए आप क्या करते हो। आप एक एक स्फीयर लोगे, एक हॉलो स्फीयर लोगे। हॉलो स्फीयर किसका? ग्लास का। हॉलो स्फीयर ग्लास का आपने लिया और फिर आपने उसको कट किया। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। ये एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है ग्लास का, हॉलो स्फीयर है। यहाँ पे अभी आपको डायग्राम में तो सर्कल ही नज़र आएगा, बट 3D में ये क्या है, ये एक्चुअली एक स्फीयर है। आपको इमेजिन करना पड़ेगा एक रबर की बॉल जो अंदर से हॉलो है, ठीक है। एक रबर की बॉल जो अंदर से हॉलो है और उसको कट कर रहा हूँ। रबर की बॉल है लेकिन है ये ग्लास का, लेकिन अंदर से हॉलो है, ठीक है। इसको हम कट कैसे करेंगे आप देखो इसको ज़रा ध्यान से। हम इसको इस तरह से कट करेंगे, इसको हम इस तरह से कट करेंगे। ये देखो यहाँ कट किया, ऐसे कट किया, ऐसे कट किया। जब हमने इसको ऐसे कट किया तो हमारे को कैसी शेप नज़र आई? हमारे को ऐसी शेप नज़र आएगी। आप ज़रा इस बात को अंडरस्टैंड करना, हमें ऐसी शेप नज़र आएगी, ऐसी शेप नज़र आएगी इसको कट करने पे। लेकिन जब हम कॉपी पे ड्रॉ करते हैं ना, आप इसको अंडरस्टैंड, मैं आपको पहले बोल रहा हूँ कि आपको एक रबर की बॉल को इमेजिन करना है और उसको ऊपर से काटना है, ठीक है। उसको ऊपर से काटना है। हाँ, आप अगर बिल्कुल सेंटर से काटोगे तो बिल्कुल एक हेमिस्फीयर बनेगा, लेकिन बिल्कुल हेमिस्फीयर नहीं बनाना है, आपने साइड से थोड़ा सा काटना है। तो थोड़ा सा काटने पे आपको इस तरह का ऐसे बाउल जैसा नज़र आएगा। इट्स लाइक अ बाउल, ठीक है। सूप बाउल जिसमें सूप पीते हो आप, वैसा उस तरह का एक बाउल नज़र आएगा, इस तरह का, ठीक है। सबसे पहली समझनी है बात कि मतलब कि जो भी आप मिरर पढ़ते हो, स्फेरिकल मिरर, कनकेव, कन्वेक्स, आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो पहले वो। हम लेकिन जब कॉपी पे ड्रॉ करते हैं तो वी ड्रॉ इट लाइक दिस। हम उसको इस तरह से ड्रॉ करते हैं। ये एक्चुअल ये शेप है 3D में, लेकिन हम इसको कॉपी पे ऐसे ड्रॉ करते हैं। जैसे स्फीयर को हम सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, वैसे ही इसका 2D वर्जन ड्रॉ करते हैं, ऐसा या ऐसा। फाइन। अगर मैं इसको यहां से पेंट करूं, सिल्वर्ड करूं, कि ये एक रिफ्लेक्टिंग मिरर बने, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसको बनाऊं? ये जो बल्ज्ड पोजीशन है इसकी, बल्ज्ड अंदर के पोर्शन को मैंने, अंदर के पोर्शन को अगर मैंने क्या किया, सिल्वर्ड किया, सिल्वर पेंट किया, तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना वो ये वाला बना जिसके ऊपर रेज ऑफ लाइट गिरेंगी। तो ऐसे मिरर को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल सच मिरर एज कन्वेक्स मिरर। दिस इज कन्वेक्स मिरर। अगर मैंने अंदर के पोर्शन को पेंट किया और रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसको बनाया? बाहर वाले पोर्शन को। दिस इज कन्वेक्स मिरर। स्फेरिकल मिरर्स दो तरह के हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसको बनाओगे। अगर बाहर के पोर्शन को, बाहर का पोर्शन मतलब ये वाला हुआ, ये हो गया बाहर का पोर्शन, ये हो गया इसके अंदर का पोर्शन, ये वाला हो गया। इसको मैंने पेंट अगर किया और बाहर के पोर्शन को क्या किया, इस तरह से किया, तो ये आपका क्या बन जाता है? इट विल बिकम अ कन्वेक्स मिरर। और अगर मैंने सिल्वर पेंटिंग यहां से की बाहर वाली जगह से और अंदर वाले पोर्शन को क्या बनाया, अंदर वाले पोर्शन को क्या बनाया? रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाया कि लाइट अंदर वाले पोर्शन पे गिरे यहां पे। तो ये कौन सा मिरर हो गया आपका? इट विल बी, इट विल बी कनकेव मिरर। कनकेव मिरर। इन बातों को आपने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। टॉपिक का नाम ही मैंने क्या रखा है? इंट्रोडक्शन टू स्फेरिकल मिरर्स। तो इस तरह से आपने ये काटा था, एक्चुअल शेप ये है। फिर हमने इस तरह की ये बात की। फिर कुछ डेफिनेशन इससे रिलेटेड जो हम बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात मैं बात करूंगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर की। किसकी बात करूंगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर की। जब मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात की तो ये जो मिरर हैं ये एक्चुअली किसी स्फीयर से काटा गया है। जैसे मैंने अभी ये काटा यहाँ पे इस वाले स्फीयर को, तो जो इसका सेंटर होगा, जिससे मतलब कोई भी स्फीयर, अगर आप कोई भी, अगर आप एक क्या बना रहे हो,
एक आपने मिरर ये बनाया, तो ये किसी स्फीयर का एक्चुअली पार्ट है। जिस स्फीयर का ये पार्ट है उसका जो सेंटर होगा दैट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड जो इसका रेडियस होगा दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। और एक और होता है अपर्चर, उसको रेडियस ऑफ अपर्चर या सिंपली अपर्चर भी आप बोल सकते हो, विच इज कि जब आपने इसको 3D शेप दी है ना, जैसे मैंने ये अभी काट के ये रेड कलर का जो बनाया है, ये जो इधर का ये रेडियस होगा ये वाला, इसका भी इधर सर्कल बनेगा ना, इधर ये सर्कल बना। जब भी आप काटोगे स्फीयर को काटो तो उधर सर्कल तो जरूर क्रिएट होगा। तो ये जो होगा दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ अपर्चर। इसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, वी रिप्रेजेंट इट विद स्मॉल आर, दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ अपर्चर। तो 3 चीजें मैंने आपको इन वन गो बता दी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ अपर्चर, APERTURE, रेडियस ऑफ अपर्चर। तो ये छोटी छोटी बातें आपने अंडरस्टैंड करनी है, इनको अपने पास लिख के रखना है, ठीक है। तो ये कुछ डेफिनेशंस मैंने यहाँ पे आपको अभी बता दी। ये मैंने एक कनकेव मिरर बनाया, ठीक है। कनकेव मिरर जब मैंने बनाया, इसका बिल्कुल सेंटर पे नॉर्मली, हर जगह नहीं, नॉर्मली हम क्या करते हैं, इसके सेंटर को हम पोल बोलते हैं, इसके सेंटर को नॉर्मली हम पोल बोलते हैं। हमने पोल एक ऐसी जगह ली होती है जहां से डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट मेजर करना सबसे इजी काम हो, उसको हम पोल बोलते हैं। लेकिन कई बार चेंजेस आएंगी आगे जाके, अभी उसके ऊपर बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड पोल। इसका एक देखो, यहां पे इसका रेडियस ऑफ कहीं कर्वेचर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा C, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां होगा C। तो मैं पता क्या बोलूंगा, अ लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। 2 डेफिनेशंस और बता दी मैंने आपको, इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, PAL वाला P, प्रिंसिपल एक्सिस। ये आ गया आपका पोल। बेसिक डेफिनेशंस आपकी अभी तक मैंने सब कवर कर दी। क्या क्या बताया आपको, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस, अच्छा, डिस्टेंसेस जितने भी मेजर होंगे, डिस्टेंसेस कौन से मेजर करने हैं आपने, ऑब्जेक्ट कहां रखा है, इमेज कहां बनी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ आएगा अभी आगे, वो सारे डिस्टेंसेस मेजर कहां से होते हैं, दोज डिस्टेंसेस आर ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम पोल, ठीक है। डिस्टेंसेस आर ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम पोल, ये पोल की इंपॉर्टेंस है। प्रिंसिपल एक्सिस की इंपॉर्टेंस भी अभी आ जाएगी। डिस्टेंसेस आर ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम पोल, डिस्टेंसेस आर ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम पोल, इसलिए पोल की ये इंपॉर्टेंस है। फिर ये आ गई कहानी किसकी, प्रिंसिपल एक्सिस और पोल की, ठीक है। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये हो गया आपका, दिस मच इज रेडियस ऑफ कर्वेचर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल R, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल R, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये हो गया। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, फोकस और फोकल लेंथ के बारे में बात करेंगे। तो फोकस और फोकल लेंथ की अगर मैं बात करूं तो हम इसकी स्टार्ट में इस तरह से करूंगा कि जब भी कभी कोई रे पैरेलल टू आए किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो कन्वर्ज होके किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से निकलेगी, ठीक है। वो पर्टिकुलर पॉइंट, अभी मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा, अभी मैं उस पॉइंट को एक नाम दूंगा, ये आ गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये पॉइंट है कोई भी, मान लो इसको हम फॉर द टाइम बीइंग लिख लेते हैं x, ठीक है। इस पॉइंट को x रखते हैं, इस x का भी नाम रखने वाले हैं हम, लेकिन अभी थोड़ा वेट करो। एक बात आपको बड़ी इंपॉर्टेंट सिखानी है जिसको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। एक रे पहले हमने ली, फोकस को समझने के लिए पहले हमने एक रे ली विच कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट पासिस थ्रू, आफ्टर कन्वर्जिंग, आफ्टर रिफ्लेक्टिंग, इट पासिस थ्रू सम पॉइंट x ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये आ गया। अब मुझे ये वैल्यू फाइंड करनी है कि
सी एक्स और एक्स पी के बीच में रिलेशन क्या आएगा, सी एक्स और एक्स पी के बीच में रिलेशन क्या आएगा, मुझे ये रिलेशन पता लगाना है। और इसके लिए सबसे पहला काम मैंने क्या किया, देखो एक काम करना हूँ मैं, आप इस बात को भी समझना, मैंने अपने वीडियो नंबर 1 में ये क्लियर किया था आपको कि कभी सर्कुलर या स्फेरिकल सरफेस हो तो जो जो लाइन आपकी सेंटर से पास करती है, आप पढ़ लेना वो, दैट इज द नॉर्मल, दैट इज नॉर्मल। अगर आपको नॉर्मल कभी ड्रॉ करना है, मुझे इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करना है एक्चुअली, जो मैंने येलो अभी डॉट बनाया, इस पॉइंट पे मुझे नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो व्हाट इज द मेथड, जस्ट पास अ लाइन थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर हिटिंग दैट पॉइंट जहां पे ये आपकी इंसिडेंट रे टच की है। तो ये नॉर्मल हो गया स्फेरिकल सरफेस के लिए, ये आपका नॉर्मल है, ये प्लीज याद रखोगे आप बात, ठीक है। ये एंगल अगर थीटा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस में जिसको बोलता हूं, तो ये भी एंगल थीटा है। आपको ये बात इतनी समझ आ गई। फिर ये ऑल्टरनेट एंगल्स के अकॉर्डिंग ये भी एंगल थीटा आया, ऑल्टरनेट एंगल्स के साथ ये भी एंगल थीटा आया। जैसे ही ये एंगल थीटा आया तो मुझे पता चल गया, मुझे ये सबसे पहले क्लियर होगी चीज क्या, कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल है, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गई ना, ये जो येलो ट्राइंगल अब क्रिएट हुई यहां पे, ये देखो ये वाली, ये ट्राइंगल आपकी क्या बन गई, दिस इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। इस आइसोसेलेस ट्राइंगल पे मैं एक क्या बनाने जा रहा हूं, इस आइसोसेलेस ट्राइंगल पे मैं एक, इस वर्टेक्स एक्स से, आइसोसेलेस ट्राइंगल की कहानी आपको मालूम होनी चाहिए, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल अगर कभी भी हो तो इसके वर्टेक्स से जब इसके बेस पे अगर हम एक ड्रॉ करें क्या परपेंडिकुलर, वो इसको बाइसेक्ट करता है, वो इसको बाइसेक्ट करता है। दैट इज वाई आई एम ड्राइंग ए परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑन द बेस, ये यहां पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। जैसे ही मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दिस इज एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। जैसे ही ड्रॉ किया तो आपको पता चल गया, देखो ध्यान से, एक चीज मैं आपको दिखा रहा हूं, आप ध्यान देना, ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज ऑल्सो रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस इज ऑल्सो रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज वाई दिस विल बी r/2, दिस विल बी r/2 एंड दिस विल बी द हाइपोटेन्यूज। 90 के एंगल सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो मुझे पता चल गया क्या कि देखो फॉर्मूला क्या होता है आपका, सॉरी क्या क्या है, कॉस थीटा किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के अकॉर्डिंग मैं अगर लिखूं, बेस अपॉन r/2 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज सी एक्स है ना आपका हाइपोटेन्यूज, इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा। तो सी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, सी एक्स, इस फॉर्मूले से सी एक्स इक्वल टू क्या आ गया, ये सी एक्स जो है ये किसके बराबर आ गया, जो सी एक्स है वो बराबर आ गया r/2, इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये किसके बराबर आ गया, यहां लिखता हूं साइड पे, ये आ गया r/2 सेक थीटा, किसके बराबर आ गया, r/2 सेक थीटा। अगर ये r/2 सेक थीटा है तो आप मुझे बताओ ये कितना है, व्हाट इज दिस, सेंटर से लेके पोल तक, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर r। तो px किसके बराबर आया, px, क्योंकि x बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से मैंने पैरेलल रे अगर जब मैंने पास की, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से ही पास करती है। और वो पॉइंट मेरे लिए इंपॉर्टेंस है, मैं अभी नाम नहीं दे रहा हूं उसको, फोकस, मैं अभी बताऊंगा आपको, फोकस उसको नहीं बोलते, ये एक इंटरेस्टिंग बात आपको बतानी थी। इसलिए पी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, r-r/2 सेक थीटा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि नॉर्मली इसकी जो वैल्यू है ना, और थीटा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, थीटा क्या चीज है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो पी एक्स इक्वल टू, और डिस्टेंसेस हमेशा पी से मेजर करते हैं, तो पी एक्स इक्वल टू क्या बना, r-r/2 सेक थीटा। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट जो हमने यहां पे ये कैलकुलेट करके मैंने आपको दिखाया। अब देखो इसमें क्या, मुझे क्या बताना है आपको, एक इंपॉर्टेंट बात, कि पी एक्स की वैल्यू आपने निकाली ना अभी, तो पी एक्स इक्वल टू क्या लिखा आपने, आपने लिखा पी एक्स इक्वल टू r-r/2 सेक थीटा। तो मुझे पता क्या बताना है इसके अंदर, मुझे ये बताना है इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर थीटा बहुत छोटा हो,
थीटा क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन पी एक्स इक्वल टू क्या आएगा, ध्यान देना प्लीज। थीटा जब छोटा होता है ना, ये बड़ा बहुत बार आएगा यार इस पूरे पूरे इस स्फेरिकल मिरर, ये जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऑप्टिक्स में, बहुत बार ये काम आएगा कि थीटा जब छोटा होता है ना, बहुत छोटा होता है, वेरी स्मॉल, व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल tan थीटा इक्वल टू थीटा होता है, साइन थीटा इक्वल टू थीटा होता है, लेकिन cos थीटा इक्वल टू 1 होता है। cos थीटा इक्वल टू 1 होता है, और इसलिए sec थीटा भी 1 होगा, रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज 1। तो देन px किसके बराबर आएगा? द px किसके बराबर आएगा? r/2 के। अगर थीटा बहुत छोटा हो तो, अगर थीटा बहुत छोटा हो तो sec थीटा इक्वल टू 1 हो गया, px इक्वल टू r माइनस r/2 यानी r/2 हो गया। तो r माइनस r/2, ये समझ आ गया आपको इतनी बात। इसलिए अब फोकस की डेफिनेशन क्या है, आप ध्यान से सुनोगे। फोकस इज when the ray of light coming parallel to the when the ray of light coming parallel to the principal axis and is paraxial, ये एक वर्ड याद रखना है आपने, when the rays are paraxial, ठीक है। पैरेक्सियल रेज का मतलब होता है जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज वेरी स्मॉल, यानी थीटा इज वेरी स्मॉल। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज वेरी स्मॉल, उनको क्या बोलते हैं, उन रेज को क्या बोलते हैं जिनका जिनका एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा होता है, उनको बोलते हैं पैरेक्सियल रेज। और जिनका एंगल ऑफ थीटा छोटा नहीं होता उनको बोलते हैं मार्जिनल रेज। लिख के रखो अपने पास, मार्जिनल रेज। तो पैरेक्सियल रेज के लिए, अगर रेज आपकी पैरेक्सियल हो, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो, तो वो हमेशा फोकस से पास करती हैं। वो कहां से पास करती हैं? फोकस से। और जो फोकस है, मतलब ये हर बार एक्स से हर बार, जो देखो जो रेज एक्स, देखो क्या, मैं आपको एक बात बताता हूं, इसको मैं अच्छे से बता दूं। अब पैरेक्सियल रेज की क्या खासियत है? क्या बोला मैंने? थीटा बहुत छोटा है। तो जिन रेज का हम, ये जो जितनी भी मैं रेज बनाऊंगा ना, तो ये यही मान के चलूंगा कि इनका थीटा बहुत छोटा है, ठीक है, इनका थीटा बहुत छोटा है। इसलिए ऐसी रेज जिनका थीटा बहुत छोटा हो, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा हो, वो सारी पैरेक्सियल रेज होंगी, एंड दे ऑल आफ्टर रिफ्लेक्टिंग पास थ्रू, मैं इनको लिख के देता हूं, ये जितनी रेज मैं यहां बनाऊंगा, ये जितनी भी रेज यहां बनाऊंगा, दे ऑल आर पैरेक्सियल। इफ दे आर पैरेक्सियल रेज, पैरेक्सियल रेज, these rays are called if they are, if these rays are called, नहीं, यहां पे नहीं दिखाई देता आपको कुछ भी, लेकिन अगर आपने बोलना है कि अगर भाई तुमने ये पैरेलल ली है प्रिंसिपल एक्सिस के, और दूसरी बात तुमने बोलनी है क्या, कि ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के और पैरेक्सियल हैं। पैरेक्सियल मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा रखने के लिए एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या, कि ये वाला पॉइंट P है ना, और जहां ये हिट कर रही है, ये हिट कर रही है मान लो M पे, और ये हिट कर रही है मान लो N पे, तो P और M बहुत क्लोज हैं। तो पैरेक्सियल रेज की एक और, लिख के रखो अपने पास, पैरेक्सियल रेज की एक और खासियत क्या है, कि ये M और N जो हैं ये बहुत पास हैं। M और N जो हैं ये बहुत पास हैं, और M और N का पास होना, M और N का पास होना जो है वो पैरेक्सियल रेज की बताता है। मतलब ये अब रेज जितनी, अब ये एंगल यहां कुछ बना ना, यहां पे ये वाला एंगल नहीं, ये वाला एंगल नहीं, एंगल यहां ये C है, ये जब आप यहां से एक ड्रॉ करोगे, तो यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ करो पहले, ये एंगल जो आता है दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जस्ट आप एक बात मुझे बताओ, अब जितना ऊपर चलते जाओगे, ये जितना ऊपर चलते जाओगे उतना ये एंगल बड़ा होता जाएगा, उतना ही एंगल बड़ा होता जाएगा। इसलिए
m का और n का दोनों का p के पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द रेज टू बी पैरेक्सियल. एंड इफ द रेज आर पैरेक्सियल एंड पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्लीज ये लिख के रखो, इंपॉर्टेंट बातें हैं, हर जगह नहीं मिलेंगी ये. देन ऑल द रेज converge to a single point which is called focus. All other rays which are marginal, they all depend on theta, because answer क्या आया था, r minus r by 2 sec theta. They all depend on the theta and they don't pass through a single point. The point where they pass through depends on the angle of incidence theta. लेकिन if the rays are paraxial, angle of incidence is very small and are parallel to the principal axis, they all converge to a single point which is called focus. And let me tell you one more thing. And this focus and this fp, this is represented by capital F. Actually, focus is represented by capital F. So fp is equal to focal length. fp को क्या बोलेंगे हम, फोकल लेंथ. और फोकल लेंथ जो है वो किसके बराबर होती है, स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल टू r/2. दिस इज इंपॉर्टेंट. फोकस की बड़ी सिंपल डेफिनेशन लिख देती है जनता, लेकिन जो मैंने कहानी आपको इतनी सुनाई, इसको बड़े अच्छे से समझना. पैरेक्सियल का मीनिंग आपको समझाया, r माइनस r/2 सेक थीटा आपको समझाया, आपको ये बात बताई कि फोकस किसको कहते हैं, ये आपको बात समझाई. दिस ऑल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसको अपनी कॉपीज़ पे बड़े अच्छे से नोट करके रखो, एक एक बात को. इंटरेस्टिंग है ये सब, काम आएगा आपके. अब देखो ये सब हो गया. अब एक बात मैंने यहाँ पे बोली क्या, कि आफ्टर रिफ्लेक्टिंग all these rays, paraxial and parallel rays to the principal axis, they all pass through focus. ठीक है. they sometimes they pass through focus, sometimes they appear to pass through focus. This is very important. हर बार कन्वर्ज नहीं करती हैं. जैसे कन्वेक्स मिरर के केस में तो कभी भी पास नहीं करती हैं. तो हमें तब क्या लगता है, मैं आपको बताता हूं क्या लगता है. देखो मैं अब एक कन्वेक्स मिरर ले रहा हूं. मैंने कन्वेक्स मिरर लिया. इस केस में क्या होगा, पहली बात तो आप एक बात अच्छे से समझ लो. ये आ गया आपका पोल सेंटर पे, ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस बना दी. सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका यहां है, ये आपको समझ आता है कि नहीं आता, बिल्कुल आना चाहिए. स्फीयर बनाओ ना उसका, तो स्फीयर का सेंटर कहां आएगा आपको दिखेगा ना. इसका स्फीयर कहां बनेगा, यहां नहीं बनेगा, इसलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां आएगा. तो फोकस भी वहीं होगा. उसके आधे डिस्टेंस पे फोकस बना दो. ठीक है, उसके आधे डिस्टेंस पे फोकस बना दो. थोड़ा दूर ले लो सेंटर ऑफ कर्वेचर. ये आ गया आपका क्या, फोकस कैपिटल एफ. अब यहां पे रेज कहां से आएंगी, रेज तो भाई रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे गिरेंगी ना, पुट्टी साइड थोड़ा गिरेंगी. F4C के अकॉर्डिंग थोड़ा गिरेंगी, वो तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे गिरेंगी. तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जब वो रेज गिरेंगी, ये भी पैरेक्सियल हैं, तो होगा क्या मेरे भाई, ये निकल गई यहां. ये अब ये तो भाई ये तो कभी नहीं मिलने वाली, लेकिन दे अपीयर टू मीट एट का मीनिंग समझो. अब ये मतलब है इसका, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दे अपीयर टू मीट एट फोकस, और सेम रिलेशन है उसका भी, इसलिए कई बार लिखा होता है दे एक्चुअली मीट एट और अपीयर टू मीट एट. तो अपीयर टू मीट एट का मीनिंग मैंने आपको बता दिया. सेम रीजन है, ये भी अपने पास नोट करके रखो. अगला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कनकेव मिरर्स एंड कन्वेक्स मिरर्स. आप देखो कहाँ ये बड़ा पढ़ा हुआ है आपने सारा ये 10th क्लास में. ठीक है, मैं तेरा बता देता हूँ, आपको समझ बड़े आराम से आ जाएगा. मैं रेज समझाता हूँ. देखो एक्चुअली हमें ना इमेज की फॉर्मेशन के लिए मिनिमम दो रेज की ज़रूरत पड़ती है. जहाँ वो देखो मिनिमम 2 की पड़ती है, लेकिन एक ऑब्जेक्ट से रेज निकलती कितनी है, एक्चुअली इन्फिनाइट.
लेकिन अब मुझे पता लगाना है कि इमेज कहाँ बनेगी, तो उसके लिए मुझे दो रेज ही चाहिए होती हैं, लेकिन दो ही रेज नहीं निकलती हैं सिर्फ, ठीक है। तो ये पहली रे पैरेलल कहाँ से पास करेगी, फोकस से। अब हम मान के चलेंगे पैरेक्सियल है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी रे कहाँ से पास की, फोकस से। ये पैरेलल हो जाएगी, उल्टा हो जाता है, जो फोकस से पास करती है वो पैरेलल हो जाती है, पैरेलल होती है वो इधर आ जाती है। अब देखो जरा क्या दिखा मुझे यहाँ, अब मुझे यहाँ क्या दिखा, पहले ये देखना। सबसे पहली चीज़ मुझे क्या दिखी है यहाँ, यहाँ दिखी कि ये दोनों रेस कहाँ मीट की, यहाँ पे। तो ये आ गया इसका, ये था ऑब्जेक्ट और ये आ गई। और क्या दिखा आपको, देखो ये लिखा है द इमेज इज, ये इसको बोलते हैं नेचर ऑफ इमेज। कहाँ कहाँ बनी, एफ और सी के बीच में। ऑब्जेक्ट कहाँ था, ऑब्जेक्ट कहाँ था आपका, ऑब्जेक्ट था आपका बियॉन्ड सी। ये देखो लिखा हुआ है मैंने, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। इमेज ये बनी, रियल बनी। रियल क्यों, क्योंकि एक्चुअली रेज मीट की। कई बार रेज एक्चुअली मीट नहीं करेंगी, मैंने अभी बताया। इन्वर्टेड बनी, दिखाई दे रही है। स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनी, वो भी दिखाई दे रही है। तो ये आपको याद भी होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा आइडिया लेते जाओ। अब मैं नेक्स्ट रखूंगा सी पे। सी पे आपकी इमेज जो बनेगी वो बिल्कुल इक्वल बनती है, याद होना चाहिए आपको, फायदेमंद होता है ये अगर आपको याद रह जाए तो, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ, आ गया एग्जैक्ट सी पे। सी पे जब बनती है तो सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है। ये सब आपको दिखना चाहिए और आना चाहिए समझ। नहीं आएगा कुछ तो हम डिस्कस जरूर करेंगे। अब फोकस और सी के बीच में जब बनेगी तो एनलार्ज बनेगी। इन्वर्टेड सब बार बनती है, इन्वर्टेड हर बार बनती है। और ये सारी रियल इमेजेस हैं। रियल इमेज का बनता है मतलब होता है कि जो स्क्रीन पे हमें दिखाई दे। याद रखो, एक वर्ड याद रख लो बस, जो स्क्रीन पे हमें दिखाई दे उसको बोलते हैं रियल इमेज, ठीक है। जो स्क्रीन पे हमें ना दिखाई दे उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। फाइन, ये हमने देख लिया। फिर ये आ गया ऑब्जेक्ट बिटवीन। अब ये इंटरेस्टिंग है, ऑब्जेक्ट अब तुमने किसके बीच में रख दिया, अभी कन्वेक्स मिरर ही कनकेव मिरर चल रहा है, और ऑब्जेक्ट इस बार आपने रख दिया किसके बीच में, एफ और पी के बीच में। जब हम एफ और पी के बीच में रखते हैं ना, तो आप देखो इसकी डायग्राम इंटरेस्टिंग है। आपने पहली रे पास कहाँ से की, देखो पहली रे पैरेलल पास की फोकस से, देख लो ये देखो, पहली रे कहाँ से, फोकस से पास की। दूसरी रे आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास की। सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो नॉर्मल होता है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हुआ, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो हुआ। तो इसलिए जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे पास करती है वो जहाँ से जाती है वहीं से वापस आ जाती है। और हमने क्या देखा कि यार ये दो रेस तो अब क्या कर रही हैं, ये तो कभी नहीं मिलने वाली। तो इसलिए इनको उल्टा लिया, इनको उल्टा लिया और वहाँ पे देखा हमने कहाँ पे मीट की, और फिर हमारी इमेज यहाँ बनी। अब इसमें ये देखने वाली बात है कि ये रियल इमेज नहीं बनी है। ये कौन सी इमेज है, ये वर्चुअल इमेज है। एंड वर्चुअल इमेजेस क्या होती हैं, वो हमेशा इरेक्ट होती हैं। लार्जर देन ऑब्जेक्ट हुआ ये, बियॉन्ड द मिरर, बिहाइंड द मिरर मतलब मिरर के पीछे बनी, जैसे प्लेन मिरर में भी बनती है। प्लेन मिरर में भी ऐसा ही बनता है, ठीक है। क्योंकि जो यहाँ से आई इसको देख रही होगी, उसको उसको क्या लगता है, उसको लगता है ये रेस कहीं से आ रही हैं, तो उसको थोड़ा मालूम कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं है, वो तो रेस को देख के परसीव करता है। ये मैंने प्लेन मिरर में आपको बताया था पहले भी, ये आ गया। फिर कन्वेक्स मिरर की बात करते हैं। कन्वेक्स मिरर के केस में क्या है, कन्वेक्स मिरर के केस में फॉर एनी पोजीशन, याद रखना है आपने, कन्वेक्स मिरर के केस में हम सारा नहीं पढ़ते, किसी भी पोजीशन पे आप रख दो, हमेशा रेस जो है वो डाइवर्ज करती हैं। और जो आपका बिहाइंड द मिरर बनेगी वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी। वर्चुअल इमेज तो हमेशा इरेक्ट होती है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, ये भी याद रखना बात। जो वर्चुअल इमेज है उसको हम देख सकते हैं, जो रियल इमेज है वो स्क्रीन पे दिखती है, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया आपका स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, उधर बस ये थोड़े केसेस आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो डिस्कस करने वाले हैं डैट इज़ मिरर फार्मूला, और मिरर फार्मूला को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको दिख भी रहा है मिरर फार्मूला नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ठीक है। तो ये थोड़ा इमेज फॉर्मेशन के बारे में आपको पता हो, पूछते नहीं है पेपर में ये, लेकिन अगर आपको आइडिया हो तो, क्योंकि हम तो मिरर फार्मूला यूज़ करके हम डायरेक्ट ये पूरी वैल्यू बता देते हैं कि इतने सेंटीमीटर पे वो इमेज बनने वाली है, या इमेज यहाँ बनी है तो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, वट एवर, ठीक है। तो ये सारी कहानी जो मैंने आपको सुनाई इसके बारे में, इसको अपनी कॉपीज़ पे अच्छे से नोट करके रखो। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है। प्लेन मिरर्स नहीं पूछते बोर्ड वाले, ठीक है, लेकिन ये सब पूछेंगे। तो इसको इसलिए अच्छे से इसको प्रिपेयर करके रखना है, जितनी बात मैंने अभी की और जो मैं नेक्स्ट वीडियो में करने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच।